सिया एक मशहूर मॉडल है। अपनी शादी की बैचलर पार्टी की नशे में धुत वो होटल के एक कमरे में सो जाती है। तभी उसका मंगेतर एक लड़की को चूमते हुए आता है और उसे लगता है कि सिया सो रही है, पर सिया सब सुन लेती है। क्या सिया उससे शादी करेगी या फिर उससे बदला लेगी? यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। यह एक उपन्यास है। हम प्रतिदिन आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसका जब जब नया एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस कहानी का पिछला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए कहानी के लिए आगे बढ़ते हैं। छुपा रखा था और धीरे से कहा, मैं आपको चाहती हूँ। राजवीर उसकी बात सुन नहीं पाया। राजवीर, क्या क्या कहा तुमने? सिया, मैं आपको चाहती हूँ। मैं बस इस वक्त कुछ और नहीं, सिर्फ आपको महसूस करना चाहती हूँ। सिया का इतना कहना था और राजवीर ने सिया को अपनी बाहों में उठाया और सोफे से उठाकर अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। इधर ठीक 7 बजे एनुअल मॉडल अवार्ड एजेंसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। 7 बजे जैसे ही कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, एजेंसी के डायरेक्टर ने बीच में स्टेज पर बैठकर बोलना शुरू किया। डायरेक्टर ने 2 बातें सामने रखी जो इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा थी। पहला ये कि उनकी छानबीन में उन्हें पता चला कि ये अवार्ड किसी और को मिलना था। लोरी का नाम ऋषभ वर्मा ने धोखे से डलवाया था, और ये भी कि उसने पहले भी ऐसा किया है। और दूसरी बात ये थी कि स्टार किंग की तरफ से जो मॉडल इस सब में इन्वॉल्व थी वो सिर्फ और सिर्फ लोरी है, ना कि सिया। और सिया को जो स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिला है उसमें कहीं भी किसी तरीके का झोल झाल नहीं हुआ है, बल्कि उसे वो अवार्ड पूरी तरह से उसकी काबिलियत के बल पर मिला है। तभी एक रिपोर्टर ने डायरेक्टर से पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं जबकि आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि ऋषभ वर्मा ने पहले भी इन चीजों में गलतियां की हैं। डायरेक्टर अच्छे से समझ रहे थे कि यहाँ पर जो रिपोर्टर आए हैं वो सच्चाई की खोज में नहीं बल्कि सिया को नीचे गिराने के लिए आए हैं, और डायरेक्टर उसका मकसद बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। डायरेक्टर, मैं पहले ही मीडिया को इसके सारे सबूत दे चुका हूँ। स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड वाली जो लिस्ट थी उसको मैं मीडिया को पहले ही सौंप चुका हूँ। उसमें कहीं भी ऋषभ वर्मा का नाम नहीं है। और दूसरी सबसे जरूरी बात ये है कि जो स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड की लिस्ट बनी थी और जो कैंडिडेट फाइनल किए गए थे वो सिर्फ 2 चीजों के दम पर किए गए थे। 70% जिसका पब्लिक ओपिनियन और रियल टाइम डेटा के हिसाब से था, और 30% जजेस का वोट था। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या 30% जज उस चीज को बदल सकते हैं, और कोई भी क्या एक साथ सारे जजों को खरीद सकता है? और जो 70% डेटा है वो आज भी ऑनलाइन मौजूद है, जिसे आप जब चाहे चेक कर सकते हैं। रिपोर्टर, पर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं जबकि लोरी भी तो स्टार किंग की ही मॉडल है? और ये तो ठीक है कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड वाली बात थी, पर जज के साथ में रात बिताने और भी बहुत कुछ स्कैंडल चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डायरेक्टर, देखिए, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं सच में यकीन रखने वालों में से हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को सच बताने के लिए आया हूँ, और जो लोग भी यहाँ पर सच की खोज में आए हैं वो बिल्कुल मेरी बात आराम से सुन सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर सच की तलाश में आए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप सबकी तो आत्मा ही मर चुकी है और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिया के लिए चीजें मुश्किल करने के लिए आए हैं। जिन रिपोर्टर की हकीकत सामने आ गई थी वो इधर उधर अपनी बगलें झांक रहे थे। डायरेक्टर, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की आत्मा ही मर चुकी है, और जो सवाल अभी आपने मुझसे पूछे उसके हिसाब से तो जितने भी इंसान जो एक गलत जगह पर हैं वो सब गलत है।
अगर कल को आपके माँ बाप ने कोई खून कर दिया या उन पर खून का इल्जाम लग गया तो क्या तुम भी खूनी हो जाओगे? ऐसा तो नहीं होता। और जिस तरीके से आप सब लोग मिलकर ये एक रात बिताना का हंगामा मचा रखे हैं, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब में समझ है ही नहीं। बिना किसी जांच पड़ताल के आप एक लड़की की कैरेक्टर पर बस कीचड़ उछाले जा रहे हैं, और जबकि इस सारी बुराई की शुरुआत आप लोगों ने ही की है। आप लोगों को सिया के बारे में कुछ भी बोलना है, ऐसा लगता है जैसे कोई कोयला तवे को काला कर रहा है। और रही बात एनुअल मॉडल अवार्ड कंपटीशन की रात, जो भी तमाशा पब्लिक को देखना पड़ा, उसके लिए मैं दिल से उनसे माफी मांगता हूँ। सिया अपने घर पर सोफे पर बैठकर सब कुछ देख रही थी और उसे ये देखकर खुशी हो रही थी कि डायरेक्टर ने इतनी बोल्ड और साफ सीधे सटीक शब्दों में सिया का साथ दिया। ये बहुत मुश्किल है इस तरीके से कोई रिपोर्टर के खिलाफ जाकर किसी का साथ दे, पर डायरेक्टर ने ऐसा किया। तभी सिया के पास राशि का फोन आया। राशि, जिस रिपोर्टर को हम ढूंढ रहे थे वो मुझे मिल तो गया है, पर हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो साथ देने के लिए बहुत बड़ी रकम मांग रहा है। सिया, लगता है लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही शरीफ समझ लिया है और हर कोई अब मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुम एक काम करो, वापस आ जाओ। राशि के पास में वापस आने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो खाली हाथ ही वापस आ गई। वापस आकर राशि ने सिया से कहा, देखो ये रिपोर्टर ऐसे ही होते हैं, बिना पैसे लिए अपना मुंह नहीं खोलेंगे। सिया, राशि तुम एक बात समझो, अगर हमने उसे एक बार पैसे दे दिए तो वो बाद में फिर हमें आगे भी ब्लैकमेल करेगा। मेरी बात का भरोसा करो, और जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपने आप को साबित करने के लिए किसी को पैसा क्यों दूंगी? और ये तो और भी गलत हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। थोड़ी ही देर के बाद में सिया ने अपने वकील से बात की और एक स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि वो स्टार किंग पर अपने आप को बदनाम करने के लिए केस कर रही है, पर उसमें कहीं भी करण का नाम नहीं था। करण के लिए उसने कह दिया था कि उसका करण के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर इससे ये साबित हो गया था कि वो अपना नाम इस सारे स्कैंडल से साफ करके रहेगी। और दूसरी बात ये अब कि सिया स्टार किंग कंपनी छोड़ देगी, पर अगर वो इस कंपनी को छोड़ देगी तो कौन सी कंपनी ज्वाइन करेगी? मीडिया में अब हर कोई अपने कयास लगा रहा था। राजवीर अपने ऑफिस में बैठकर मीडिया की हर एक चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था और समझ रहा था। दरअसल हकीकत में तो वो ये चाहता था कि सिया उसकी कंपनी को ज्वाइन करे, पर राजवीर अच्छे से जानता था कि सिया को एक एक सीढ़ी चढ़कर एक एक कदम आगे बढ़ाकर आगे बढ़ना पसंद है। इसीलिए राजवीर उसे ऐसा करने के लिए कह नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर सिया ने उसके कहने पर ज्वाइन कर भी लिया तो सिया कभी भी ये जगह उसे उसकी काबिलियत के दम पर मिली है, और इस वजह से वो कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएगी, और वो कभी भी अपने आप को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होगी जैसे कि वो आज है। राजवीर चाहता था कि सिया उसकी कंपनी को ज्वाइन तब करे जब वो अपने आप को इसके काबिल समझने लगे। राजवीर ऑफिस में बैठकर ये देख रहा था, तभी उसे सर्दी और खांसी हो रही थी, जिसे देखकर पीयूष ने उसकी ओर देखा और कहा, रात भर जागने की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने सच में अपना काम बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आज की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। राजवीर ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा। पीयूष वहां से ओके कहकर जाने लगा, पर तभी बीच में राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, और ये सब सिया को मत बताना। बाहर निकलकर पीयूष ने अपना फोन अपने पॉकेट से निकाला और वो सिया को फोन करने ही वाला था, तभी उसे राजवीर की बात याद आ गई और उसे ये भी याद आ गया कि राजवीर को अपने आप को किसी के भी सामने कमजोर दिखाना पसंद नहीं है, चाहे वो उसका कोई अपना ही क्यों ना हो।
सिया के स्टेटमेंट रिलीज करने के बाद में स्टार किंग ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई रिस्पांस दिया, क्योंकि करण की जगह पर जिसने ज्वाइन किया था उसे इस तरीके की चीजें हैंडल करने की आदत नहीं थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पर थोड़ी देर में ही सिया के सारे फैन एक्टिव हो गए और एक एक करके ढूंढ कर सबूत निकालने लग गए कि कैसे सिया को परेशान किया गया, कैसे उसे लोरी की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया गया और भी बहुत कुछ। पर जिस तरीके से सिया ने करण को जाने दिया उस तरीके से सारी चीजें साफ हो रही थी कि जैसे सिया को मीडिया में दिखाया जा रहा है वो वैसी नहीं है। अब बहुत लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। जिन लोगों ने सिया के साथ काम करने से मना कर दिया था वो पलटकर फोन कर रहे थे और माफी मांग रहे थे। इसी बीच सिया को एक रेडियो स्टेशन से स्पेशल गेस्ट बनने का ऑफर आया। ये शहर का काफी फेमस रेडियो स्टेशन था जिसके लिए सिया ने अपनी मंजूरी दे दी। शाम को 7 बजे वो अपने घर से रेडियो स्टेशन के लिए निकली और उसने बाहर निकलते ही राजवीर को फोन किया। राजवीर का फोन पीयूष ने उठाया और सिया से कहा, सर किसी मीटिंग में बिजी हैं। सिया को पीछे से राजवीर के खांसने की आवाज आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पीयूष ने झूठ क्यों बोला और इधर पीयूष ने जल्दबाजी में फोन रख दिया। सिया को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसने राशि से कहा, गाड़ी ओबेरॉय इंटरनेशनल के ऑफिस की तरफ ले लो। राशि, पर अगर इस वक्त हम ओबेरॉय इंटरनेशनल होकर रेडियो स्टेशन गए तो हम 8 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिया, ये सब मुझे नहीं पता, तुम बस ऑफिस की तरफ गाड़ी ले लो। राशि, देखो अभी अभी तुम्हारे लिए चीजें ठीक होनी शुरू हुई हैं। इसमें अगर हम रेडियो स्टेशन समय से नहीं पहुंचे तो तुम्हारा इम्प्रेशन गलत पड़ेगा और इन लोगों को अभी हम नाराज नहीं कर सकते। तुम्हें इनके सपोर्ट की इस वक्त जरूरत है। अगर कोई इमरजेंसी है तो हम एक काम कर सकते हैं, तुम अपने आप गाड़ी चलाकर ओबेरॉय इंटरनेशनल चली जाओ। मैं टैक्सी करके रेडियो स्टेशन पहुंचती हूँ और उनसे ये कहती हूँ कि तुम 8 बजे तक नहीं पहुँच पाओगी। किसी इमरजेंसी की वजह से थोड़ी देर उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। सिया ने राशि की बात मान ली और राशि की ओर देख कर कहा, थैंक यू। राशि टैक्सी लेकर रेडियो स्टेशन की तरफ निकल गई और सिया अपनी गाड़ी खुद चलाकर ऑफिस की तरफ भागी। ऑफिस में जाकर पार्किंग में उसने एक छुपी हुई जगह पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया और पीयूष को फोन किया। सिया का फोन देखकर पीयूष थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर सिया का फोन उठाकर वो जैसे ही नीचे पहुंचा उसने देखा सिया परेशान हालत में खड़ी है। सिया ने पीयूष के पहुंचते ही पीयूष से पूछा, राजवीर कहाँ है? पीयूष, सर मीटिंग में है। सिया, ठीक है तो मुझे ऊपर लेकर चलो, मैं बाहर वेट करूंगी। पीयूष के पास में अब सिया को राजवीर के पास तक लेकर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सिया को सीक्रेट लिफ्ट से ऊपर राजवीर के केबिन तक लेकर गया। जैसे ही सिया ऊपर पहुंची उसने देखा राजवीर सोफे पर लेटा हुआ है और उसने अपने एक हाथ से अपनी आंखों को ढक रखा है। शायद केबिन की तेज रोशनी से उसे परेशानी हो रही थी। सिया ने पहुंचते ही सबसे पहले मेन लाइट को बंद किया और राजवीर के पास जाकर बैठ गई और धीरे से उसका माथा छुआ। उसे बुखार था। सिया ने पीयूष की ओर देखा और उससे पूछा, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया? पीयूष, सॉरी मैम, सर ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे। सिया, हाँ उन्हें यही लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ झेल सकते हैं। फैमिली डॉक्टर को फोन किया? पीयूष, नहीं, मुझे सर ने नहीं करने दिया। इतने में राजवीर की नींद टूट गई और अपने सामने सिया को बैठा देखकर राजवीर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें 8 बजे रेडियो स्टेशन पहुँचना था, तुम्हारी मीटिंग थी। उठो चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सिया, कोई जरूरत नहीं है, अपनी हालत देख रहे हो, बुखार चढ़ा हुआ है, मुझे बताया क्यों नहीं?
सिया की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा ज्यादा आ रहा है या राजवीर की फिक्र ज्यादा हो रही है। राजवीर, पर फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, जरा सा बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। सिया, आपकी ऐसी आवाज सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं कैसे रुक जाती। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात पर आ रहा है कि आपने ये बात मुझसे छुपाने की कोशिश की। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? राजवीर, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि मुझे लगा ही नहीं कि इतनी कोई बड़ी बात है कि मैं तुम्हें बताऊं। मैं कह रहा हूँ तुम चलो, मैं तुम्हें रेडियो स्टेशन तक छोड़कर आता हूँ। तुम अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाओगी। सिया, इस वक्त आपसे जरूरी कुछ भी नहीं है, ना मैं, ना ये मीटिंग, ना मेरा करियर और ना ही ये ओबेरॉय इंटरनेशनल। इस वक्त आपसे जरूरी कुछ भी नहीं, आप ये अच्छे से समझ लो। राजवीर, प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हें रेडियो स्टेशन लेकर चलता हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरी बात पर भरोसा करो। इस बार सिया ने राजवीर की बात के लिए मना नहीं किया। राजवीर ने खड़े होने की कोशिश की तो सिया ने उसकी बाह पकड़कर उसे सहारा दिया और कहा, ठीक है, आप मुझे रेडियो स्टेशन तक छोड़ दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। रास्ते में आपको दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी और मेरे सामने ही खानी भी पड़ेंगी, वरना मैं यहीं बैठी हुई हूँ। अब राजवीर के पास में सिया की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने सिया की बात नहीं मानी तो सिया अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है और उसका रेडियो स्टेशन जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए राजवीर ने सिया की बात मान ली। वहां से निकलकर सिया ने रास्ते में राजवीर के लिए दवाइयाँ खरीदी और एक पानी की बोतल लेकर आई और राजवीर को दवाइयाँ खिलाई। उसके बाद राजवीर की ओर देखकर कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे मना नहीं पाओगे। राजवीर, अब तो मैंने दवाई खा ली है ना, तो क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? सिया, राजवीर, मैं जानती हूँ आपको अपने आप को कमजोर दिखाना पसंद नहीं है, पर हम एक कपल हैं, शादीशुदा हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, तो हमें एक दूसरे को कमजोरी के पलों में भी देखना होगा और उससे दूसरे को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बहुत सिंपल सा प्यार चाहती हूँ। मुझे बस ये चाहिए कि मैं आपकी केयर करूँ, ठीक वैसे ही जैसे कि आप मेरी करते हैं, और जब मैं बदले में ऐसा करूँ तो उससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सिया की ऐसी बातों को सुनकर राजवीर को कुछ कहते नहीं बन रहा था, इसीलिए उसने चुपचाप से सिया को गले लगा लिया और धीरे से कहा, हाँ ठीक है, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें तुरंत बताऊंगा। तभी सिया के फोन पर अलार्म बजा। 7:50 हो रहे थे। 10 मिनट में उसके रेडियो स्टेशन पर मीटिंग शुरू होने वाली थी, पर वो अब तक रास्ते में ही थी, वहां पहुंच नहीं पाई थी। इधर रेडियो स्टेशन पर अनाउंसर ने अनाउंस करना शुरू कर दिया था। अनाउंसर, हमारे गेस्ट आ चुके हैं और बस कुछ ही देर में हम अपना रेडियो शो शुरू करने वाले हैं, जबकि सिया अभी तक पहुंची नहीं है और गेस्ट सीट पर राशि बैठी हुई थी, जिसे अनाउंसर बार बार घूर घूर कर देख रहा था और राशि को ये सब देखकर बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। हालांकि ये शो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होने वाला था, पर फिर भी इस रेडियो स्टेशन की पहचान और इसका नाम ही इसके अच्छे से काम करने की कार्यशैली की वजह से था, जिसमें समय का पाबंद होना भी शामिल है। इधर राशि गेस्ट सीट पर बैठकर सिर्फ ये भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सिया वहां पहुंच जाए। ये शहर का काफी फेमस रेडियो स्टेशन था और इस शो के लिए सिया के अलावा 3 और लोगों को बुलाया गया था। तीनों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे। क्योंकि ये शो काफी फेमस था, इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसमें आने के लिए ट्राई करते रहते थे। एक इसकी पॉपुलैरिटी बाकी तीनों के मुकाबले कम थी और वो लेट थी। बाकी के तीनों आ चुके थे। स्टेशन मैनेजर, जो कि इस शो का होस्ट भी था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोच रहा था कि इतना भी क्या घमंड,
पहले ही इतने स्कैंडल खड़े कर रखे हैं, उसके बाद भी इसने सिर्फ अपने असिस्टेंट को भेज दिया, अपनी जगह पर खुद नहीं आई। होस्ट ने राशि की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ से निकलो और अपनी उस मॉडल को कह देना कि आज के बाद मेरे शो पर वो कभी भी नहीं आ पाएगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे शो के लिए लेट हो गई, अपने आप को समझती क्या है। ऐसा नहीं था कि राशि ने कोशिश नहीं की थी, पर ये स्टेशन मैनेजर कुछ ज्यादा ही घमंडी और राशि की बात सुनने को तैयार नहीं था। राशि बस उस कुर्सी से उठ ही रही थी, तभी दौड़ते हुए सिया वहां पर पहुंची। सिया जल्दबाजी की वजह से हाँफ रही थी और उसने दरवाजे पर पहुंचते ही कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं लेट हो गई हूँ। स्टेशन मैनेजर ने बड़ी ही गिरी हुई नजर से सिया की ओर देखा और कहा, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे भी तुम्हारी जैसी 3rd क्लास मॉडल से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ, जो अपना काम निकालने के लिए लोगों तक जा सकती है। उसे पब्लिसिटी की क्या जरूरत है, वो तो अपना काम करवा ही लेगी। तुम एक काम करो, अपनी इस असिस्टेंट को पकड़ो और यहाँ से निकलो। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोला, राशि चलो यहाँ से। राशि, पर सिया मेरी बात मानो और बस यहाँ से चलो। ये कहकर सिया वहाँ से बाहर आ गई। सिया के बाहर निकलते ही ब्लैक कलर के कोट में आंखों पर चश्मा लगाए हुए एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया, जिसे देखकर होस्ट अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उसे हाथ जोड़कर वेलकम करते हुए बोला, पीयूष सर आप और यहाँ? दरअसल राजवीर का असिस्टेंट होने की वजह से उसको हर कोई जानता था और उसका अपना भी एक रुतबा था। पीयूष, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि राजवीर सर ने आपके चैनल की स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी है। स्टेशन मैनेजर, पर अचानक से क्यों? यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा शो भी बहुत अच्छा जा रहा है, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, फिर ऐसा फैसला क्यों? पीयूष, जब आप अपने सामने लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं देते तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने का हमें पूरा हक है। तो आज से आप अपनी स्पॉन्सरशिप खत्म ही समझो। स्टेशन मैनेजर, सर मैं कुछ समझा नहीं। पीयूष, क्यों? अभी अभी जो लड़की यहाँ से निकली है वो हमारे सर की वजह से लेट हुई थी, और क्या आपने उसकी बातें सुनी? तो मैं भी आपसे बात क्यों करूं? ओह, तो सिया राजवीर ओबेरॉय की वजह से लेट पहुंची थी। पीयूष, आपने तो उसकी बात सुनी नहीं, पर अब हमें तो उसका एहसान लौटाना ही होगा, तो आप सोच लीजिए। स्टेशन मैनेजर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो क्यों लेट है और मेरी गलती है, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। स्टेशन मैनेजर का शो अच्छा चलता था, इसीलिए उसे काफी पॉपुलैरिटी पहले ही मिल चुकी थी और इसीलिए लोगों से तमीज से कैसे बात करते हैं ये बहुत पहले भूल चुका था। पीयूष, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो उसे कॉल करो, माफी मांगो और वापस बुलाओ। अगर वो वापस आ जाती है तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, और वैसे भी तुम्हारा शो बंद होगा तो जाहिर तौर पर कोई नया शो शुरू हो ही जाएगा। स्टेशन मैनेजर ने जिस तरीके से सिया से बात की थी उसके बाद वो कॉल तो नहीं करना चाहता था, पर उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट से सिया की डिटेल्स मंगवाई और उसने सिया को फोन किया। सिया और राशि पहले ही अपनी कार में बैठ चुके थे। राशि ने फोन उठाया। स्टेशन मैनेजर, हेलो, मुझे सिया से बात करनी है, प्लीज फोन उनको देंगे क्या? सिया, हेलो। स्टेशन मैनेजर, मिस सिंघानिया, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आपसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपको इस तरीके से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, आप फ्री होकर वापस आ जाइए। सिया, बेशक मैं लेट हो गई थी, पर कोई बात नहीं, मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। स्टेशन मैनेजर, तो अब ओबेरॉय इंटरनेशनल का क्या? सिया, मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है, मैंने अपने हिस्से की गलती भुगत ली, मैं शो में नहीं पहुंच पाई, अब
आप अपने हिस्से की गलती भुगतिए। सिया शांत रहती है पर अपने साथ बुरा करने वालों को भूलती नहीं है। ये स्टेशन मैनेजर वही इंसान है जिसने उसे न्यूड मॉडल बनने के लिए कहा था। लोरी और वर्मा का अब तक कोई पता नहीं था। दोनों कहाँ गायब हैं, कोई नहीं जानता था। राशि ने सिया के पास आकर कहा, पुराने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे जिन्होंने पहले मना कर दिया था वो सारे वापस से काम करना चाहते हैं और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि तुम काम कब से शुरू करोगी। सिया, अभी सबको कह दो, मैं इस सब के बाद में थोड़ा दिन का ब्रेक लेना चाहती हूँ। दरअसल राजवीर ने बताया था कि मिरेकल एंटरटेनमेंट जल्द ही अपना ऑडिशन करने वाला है। मुझे उसकी तैयारी भी करनी है और साथ ही साथ कुछ और भी मामले हैं जिन्हें मुझे निपटाना है। सिया का नाम जज को रिश्वत देने वाले स्कैंडल और उसके साथ रात जाने वाली चर्चा से अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। राशि, तो क्या तुम्हारा मतलब उस स्कैंडल और लोरी के बारे में है? वो तो ऐसा लगता है जैसे गायब ही हो गई है। सिया, उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसका असिस्टेंट शादीशुदा इंसान है, उसका एक परिवार है जो यहीं रहता है। तुम एक काम करो, किसी भी तरीके से उस तक खबर पहुंचाओ कि एक बड़ी कंपनी है जो उसे हायर करना चाहती है। राशि हंसते हुए, अच्छा, और वो बड़ी कंपनी तुम हो। लोरी जैसे लोग ऊपर से बड़े सीधे साधे और मासूम दिखते हैं पर होते नहीं हैं। इनके ऊपर कोई दया दिखाने लायक ही नहीं है। जब से लोगों ने सिया के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है तब से सिया और ज्यादा कठोर और ज्यादा क्लियर माइंडेड हो गई है। अब उसे ज्यादा साफ पता है कि उसे किसके साथ क्या करना है। सिया ने करण और स्टार किंग के साथ में जो किया वो इसी बात का सबूत था कि सिया अब ज्यादा सटीक तरीके से अपना काम करना सीख चुकी है। इतने धोखे खाने के बाद इतना सीखना तो वैसे भी बनता ही था। वैसे भी सिया बेवकूफ कभी नहीं थी। वो हमेशा से बहुत समझदार और बहुत सुलझी हुई थी, पर करण के प्यार में वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी और वो सब कुछ करती रही जो भी करण चाहता था। पर अब ये वो सिया नहीं है। राशि ने सिया से कहा, मैं तुम्हें शायद कभी समझ भी नहीं पाऊंगी। सिया, नहीं, तुम मुझे समझती हो। राशि, ठीक है, मैं जाकर लोरी का पता करने की कोशिश करती हूँ। राशि के जाने के बाद सिया ने खाना बनाया और लेकर सीधे अपने बेडरूम में पहुंची। राजवीर बुखार से तप रहा था और इस वजह से पसीने से उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। वो बिस्तर पर बैठा हुआ था, कुछ फाइलें देख रहा था। जैसे ही सिया कमरे में पहुंची, सिया ने गुस्से से राजवीर की ओर देखा और कहा, आपको आराम करना नहीं आता ना? आपको किन शब्दों में कहना पड़ेगा कि आपको आराम की जरूरत है? राजवीर, अरे कुछ नहीं, वो मैं मिरेकल एंटरटेनमेंट की जो दूसरी मॉडल हैं उनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। जब तक अपने हाथ में सारे सबूत और फैक्ट्स ना हो तब तक तुम्हें पता नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सिया, अब आपको ये सब जानने का शौक क्यों लग गया? राजवीर, उसी वजह से जिस वजह से तुम्हें लगा हुआ है। और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने अपने पुराने सारे कामों के लिए मना ही कर दिया होगा और तुम्हें अगर मिरेकल एंटरटेनमेंट ज्वाइन करना है तो मुझे तुम्हारे लिए वहाँ पर सारी चीजें पुख्ता करनी होगी ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। सिया अचंभित होकर राजवीर की ओर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान जिससे वो अभी कुछ महीनों पहले ही मिली है, उसे इतना कैसे समझने लग गया है, जबकि राशि इतने सालों से उसके साथ है। फिर भी राशि भी सिया को इतने अच्छे से नहीं जानती है। सिया प्यार से राजवीर के गले लग गई। राजवीर ने मजाक करते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा पसीना ही बहाना है तो और भी तरीके हैं। वैसे ही पसीना निकल रहा है, ऐसे चिपक के और परेशान मत करो मुझे। ये कहते हुए तभी राजवीर को लगा कि उसे फ्लू हुआ है, कहीं सिया को भी ना हो जाए, इसीलिए उसने उसे अपने आप से दूर कर दिया और उठकर कहा, मैं नहा कर आता हूँ।
सिया ने राजवीर की ओर देखा क्योंकि उसे कुछ अजीब लगा कि राजवीर ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। राजवीर, मुझे फ्लू है, कहीं तुम भी बीमार ना पड़ जाओ, इसीलिए। ये सुनकर सिया जाकर राजवीर के गले लग गई और कहा, अच्छा ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम सुख साथ में बांटते हैं तो बीमारी भी बांट लेंगे। राजवीर, अच्छा मुझे तो लग रहा है कि बीमार होने के बहुत फायदे हैं। इधर लोरी अपने किराए के कमरे में अभी तक छुपी हुई बैठी थी। वो आज तक कभी भी बाहर निकली ही नहीं थी और न्यूज़ देखकर और परेशान होती चली जा रही थी क्योंकि लोगों की उसके लिए नफरत और सिया के लिए प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे लोरी को जलन हो रही थी। अगली सुबह राशि ने सिया को फोन किया और कहा कि वो लोरी के असिस्टेंट के घर पर है। सिया, अच्छा वहाँ कैसा माहौल है? राशि, यहाँ पर लोरी की असिस्टेंट की बेटी शायद बीमार है और उसकी बीवी भी घर पर है, लेकिन अपने मोबाइल पर कुछ कर रही है। सिया, बीमार है मतलब क्या हुआ है उसे? राशि, मुझे लग रहा है उसे बुखार है, शायद बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है, बच्ची बस रोए जा रही है, बेचारा बच्चा। सिया, अच्छा तो तुम एक काम करो, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। राशि, ठीक है। राशि ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और लोरी के असिस्टेंट के बच्चे को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ी। जब हॉस्पिटल जा रही थी उस वक्त असिस्टेंट की बीवी अपने मोबाइल पर पिक्चर देख रही थी। क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखे थे इसीलिए उसे कुछ पता ही नहीं चला। राशि बाहर से बच्ची को लेकर निकल गई। हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर ने बच्चे को देखा और उसके बाद में राशि को लगभग डांटते हुए कहा, आप लोग क्या कर रहे थे? बच्चे को इतना बुखार था, उसे अगर थोड़ी देर और नहीं लेकर आते तो निमोनिया हो जाता। आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? राशि कोई जवाब देती इसके पहले ही लोरी का असिस्टेंट दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा। असिस्टेंट, डॉक्टर क्या हुआ मेरी बेटी को? तभी असिस्टेंट की नजर राशि पर पड़ी और उसने राशि को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर उन तीनों को देखकर समझ गए कि ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी डॉक्टर ने लोरी के असिस्टेंट को सारी बात बताई और उससे कहा कि आपकी बेटी को थोड़ी देर और नहीं लेकर आते तो निमोनिया हो जाता और राशि की ओर देखते हुए कहा, यही तो उसे लेकर यहाँ तक आई हैं। डॉक्टर के जाने के बाद असिस्टेंट ने राशि की ओर देखते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें लोरी के बारे में बता दूंगा कि वो कहाँ है? ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। राशि ने उसकी ओर पैसों का एक बंडल देते हुए कहा, ये सिया ने भेजे हैं और तुम्हारे बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आने के लिए भी मुझे सिया ने ही कहा था और उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम आओ तो ये पैसे तुम्हें दे दूं, वरना हॉस्पिटल का बिल पे कर दूं। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है। जिस लोरी के लिए तुमने सब कुछ किया, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा परिवार कैसी स्थितियों से गुजर रहा है। उसने तुम्हारी बीमार बेटी तक की परवाह नहीं की। लोरी के असिस्टेंट को जैसे ही अपनी बेटी का ख्याल आया, उसका दिल तड़प गया और रो पड़ा। साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि कैसे इतना सब होने के बाद भी लोरी ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है, जबकि उसके पास में अपनी बेटी का इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। वहीं एक और उसकी बेटी थी और एक और सिया का उसके ऊपर किया गया एहसान था। ये सब सोचकर लोरी के असिस्टेंट ने कहा, मैं इस एहसान को उतारने के लिए तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। राशि, क्या बात है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। लोरी अपने सबसे ज्यादा वफादार कुत्ते को भी अपने साथ नहीं रख सकी। वैसे लोरी के साथ होना भी यही चाहिए था। लोरी के असिस्टेंट ने लोरी को ये खबर पहुंचाई कि एक मेंस मैगजीन उसे अपने कवर फोटोशूट के लिए अपॉइंट करना चाहती है, जिसे सुनकर लोरी खुशी से पागल हो गई। जैसे ही राशि ने सिया को ये सब कुछ बताया, सिया ने उससे कहा, थैंक यू, तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा ये सब कुछ करना। राशि, नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। लोरी को बर्बाद होते हुए मुझे भी देखना है।
सिया को अलग अलग कंपनियों से वापस से काम के लिए कॉल आ रहे थे, पर सिया उन सभी को वही कहकर मना कर रही थी कि वो अभी कुछ दिन आराम करना चाहती है और अपने काम से ब्रेक ले रही है। बस एक ऑफर था जिसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसका ईमेल उसने खुद राशि से कहा कि वो बनाए और सही तरीके से नाम देकर बनाए। इंटरव्यू के लिए इनवाइट करने वाले को हरामखोर कहकर मेल भेजे। जब ये मेल वहाँ के एडिटर तक पहुँची तो एडिटर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि मेल में साफ तौर पर लिखा गया था कि इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले स्टेशन मैनेजर ने सिया को न्यूड मॉडल बनने के लिए कहा था। जब ये एडिटर ने पढ़ा तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने स्टेशन मैनेजर को बुलाकर कहा, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम कुछ भी करोगे। स्टेशन मैनेजर, सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं आवेश में बहकर लगता है कुछ ज्यादा ही बोल गया। एडिटर, तो तुम्हें क्या लगता है उसकी असिस्टेंट को तुम्हारा नाम याद है? उसने मेल में बाकायदा तुम्हारा नाम हरामखोर के साथ में मेंशन किया हुआ है। तुम्हारा इस इंडस्ट्री में रहना अब बहुत मुश्किल है, तुम सोच लो आगे तुम्हें क्या करना है। इधर ठीक 5 बजे हयात रेजिडेंसी में राजवीर अपनी स्टडी में कुछ जरूरी काम कर रहा था, तभी पीयूष ऑफिस से आया और सीधे स्टडी रूम में चला गया। पीछे से सिया भी वहीं पहुंची और सिया ने दरवाजा खोलते हुए कहा, आप दोनों का काम हो गया? राजवीर, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। देखो, पीयूष ने सारी जानकारी निकाल ली है। दरअसल पीयूष ऋषभ वर्मा की पिछले महीने की जानकारी लेकर आया था। वो कब, कहां, किस वक्त, किसके साथ, कितनी देर तक था, इसकी पूरी डिटेल जानकारी थी। इसे देखकर ही पता चल रहा था कि पीयूष ने इस पर अच्छी खासी मेहनत की हुई है, जिसे देखकर सिया ने कहा, प्रेसिडेंट राजवीर ओबेरॉय, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो आप पता नहीं कर सकते। अब ये मत कहना कि आपने पुलिस वालों को अपने लिए काम पर रखा है ताकि वो आपके लिए काम करे। राजवीर हंसते हुए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओबेरॉय इंटरनेशनल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो पता नहीं किया जा सकता। और इसकी बात तो छोड़ दो, ये तो एक पुराना खोया हुआ आर्टिस्ट है। इसके बारे में पता करने के लिए मुझे बस थोड़ा समय ही बर्बाद करना था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि ये पिछले 1 महीने में इन 4 मॉडल्स के साथ था और इन 4 मॉडल्स को इसने फायदा पहुंचाया है, जिसमें से एक नाम मिरेकल एंटरटेनमेंट की मॉडल का भी है। इस सब से हम तुम्हारी बेगुनाही और तुम्हारी सच्चाई आसानी से सबके सामने ले आएंगे। सिया ने उस रिपोर्ट को देखा और वो राजवीर की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रही थी। सिया अच्छे से जानती थी कि उसे इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए करना है। उसे किसी भी मॉडल का नाम उछालकर उन्हें परेशानी में नहीं डालना है। और वैसे भी उनका नाम लेने का कोई मतलब नहीं था, अपने लिए नए दुश्मन पैदा करना है। इनमें से किसी भी मॉडल ने सिया को परेशान नहीं किया था, इसीलिए सिया का उनका नाम लेने का कोई इरादा ही नहीं था। राजवीर ने डिटेल्स की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये डिटेल थोड़ा लेट आई है, अगर थोड़ा पहले आ जाती तो उसकी सिया को इतनी बदनामी और इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। सिया, सच्चाई के लिए कभी भी देर नहीं होती, जब सामने आ जाए तब भला। राजवीर, वैसे भी ये जज को रिश्वत देना और रात बिताने वाला स्कैंडल बिल्कुल लोरी ने किया था, पर इसे हवा मिरेकल एंटरटेनमेंट की मैनेजर श्रुति ने दी है। फ्रांस वाले फैशन शो में ही सिया को समझ में आ गया था कि वो शायद श्रुति के रास्ते में आ गई है। तभी राजवीर का ध्यान अपनी घड़ी पर गया। इस वक्त 5:30 बज रहे थे। उसने सिया की ओर देखा और कहा, सिया, तुम तैयार क्यों नहीं हो रही हो? तुम्हें लोरी से मिलने के लिए नहीं जाना है? सिया, आप घर पर अकेले ठीक रहोगे? राजवीर, हाँ बिल्कुल, मैं बच्चा थोड़े ही ना हूँ। सिया तैयार होने के लिए चली गई। सिया के घर से निकलते ही राजवीर ने पीयूष को फोन किया।
पीयूष अच्छे से जानता था कि राजवीर क्या कहने वाला है। उसने राजवीर से कहा, सर क्या आप चाहते हैं मैं? राजवीर, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम पर्सनली जाकर मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करो और ये ध्यान रखना कि ग्लोरी होटल में जब सिया लोरी को मिलेगी उस वक्त लोरी और सिया के आसपास कोई भी मीडिया वाला, कोई भी रिपोर्टर या किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना है। लोरी जैसे ही अपने किराए के घर से बाहर निकली, बाहर आसमान में सितारे चमक रहे थे। अबॉर्शन के बाद उसने हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया था और तब से आज तक वो कभी बाहर नहीं निकली थी और मीडिया से बचने के चक्कर में उसे हॉस्पिटल जाकर दोबारा अपना चेकअप कराने का भी मौका नहीं मिल पाया था और इसीलिए उसे काफी कमजोरी आ चुकी थी। पर वो बाहर निकली और बाहर निकलकर जैसे ही गाड़ी में बैठी उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, तुम परेशान मत हो, जैसे ही मुझे ये असाइनमेंट मिल जाएगा और हमारे पास पैसे आ जाएंगे मैं नदी के किनारे खूबसूरत सा बंगला खरीद लूंगी और उसके बाद हमारी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। हम पहले जैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी पाएंगे। हमें ऐसे भिखारियों की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। लोरी का असिस्टेंट चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। लोरी ने उससे कहा, तुम क्या अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मुझे कपड़ों की जरूरत थी, मैंने इसीलिए तुम्हारे पैसे ले लिए। ये वही पैसे थे जो सिया ने उसकी बेटी के इलाज के लिए दिए थे और लोरी ने बिना कुछ उससे जाने वो पैसे ले लिए और जाकर अपने कपड़े और कुछ ज्वेलरी खरीद कर ले आई थी। लोरी के असिस्टेंट को अब सिया और लोरी के बीच का फर्क समझ में आ रहा था। चाहते और ना चाहते हुए भी वो सिया के लिए काम करने लगा था क्योंकि सिया ने उसे कम से कम इंसान तो समझा। लोरी ने तो उसे ना इंसान समझा, ना ही उसकी बीमार बेटी को। बहुत देर तक सहने और चुप रहने के बाद लोरी के असिस्टेंट ने कहा, लोरी मुझे एक बात बताओ, इतने सालों में मेरा तुम्हारे प्रति व्यवहार कैसा था? लोरी ने लापरवाही से जवाब दिया, अच्छा ही था, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? और वैसे भी अब मैं इस मैगजीन की शूटिंग करने वाली हूँ, पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। तुम इतने भिखारियों जैसा क्यों बर्ताव कर रहे हो? इतना भी क्या तुम्हें कंजूस होना है? लोरी के असिस्टेंट ने लोरी की ओर गहरी नजरों से देखते हुए कहा, वो पैसे मेरी बीमार बेटी के इलाज के थे। लोरी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, ओह मुझे तो नहीं पता था, और अब वो पैसे तो खर्च हो गए। क्यों, घर पर तुम्हारी बीवी नहीं है क्या उसका ख्याल रखने के लिए? अगर मैं ऐसे जाती तो लोग मुझे पहचान लेते और उसके बाद क्या कहते कि मैं किसी भिखारियों की जैसी आई हूँ, इसीलिए मेरे लिए शॉपिंग करना बहुत जरूरी था। असिस्टेंट को अच्छे से समझ में आ गया था कि लोरी के कमीनेपन की कोई हद नहीं है और वैसे भी लोरी ने दिखावा करने के लिए और अपनी झूठी शान बनाकर रखने के लिए उसका सारा पैसा खर्च कर दिया, और तो और उसने एक किराए की गाड़ी भी ले रखी थी। थोड़ी देर के बाद में दोनों ग्लोरी होटल के एंट्रेंस पर पहुँचे। दोनों जैसे ही अंदर आए, लोगों ने लोरी के बारे में बातें करना शुरू कर चुके थे। लोरी जहाँ जहाँ से निकल रही थी, लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये तो वही मॉडल है ना जो शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, अभी अभी इसका अबॉर्शन हुआ था, और देखो इतनी जल्दी अपना नया शिकार ढूंढने के लिए बाहर भी निकल आई। और ये सारी बातें लोरी सुन रही थी, पर उसने सुनकर भी ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर में वो उस कमरे में थी जहाँ पर उनकी मीटिंग होने वाली थी। जिस समय लोरी कमरे के अंदर गई, उस समय से लेकर अब तक तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। लोरी इंतजार करके थक चुकी थी, उसका सारा का सारा कॉन्फिडेंस धुल चुका था और उसने अपने असिस्टेंट की ओर उदासी भरी नजर से देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है वो लोग नहीं आने वाले हैं क्या? असिस्टेंट ने कहा, नहीं, वो लोग जरूर आएंगे। असिस्टेंट तो मन में अच्छे से जानता था कि ये लोग आएंगे। थोड़ी ही देर में एक होटल का स्टाफ आया, उसने दरवाजा खोला। सामने सिया को खड़ा देखकर लोरी का कलेजा मुंह को ही आ गया।
लोरी ने खड़े होकर सिया की ओर देखा और लगभग चीखते हुए कहा, सिया प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा जलती हो कि एक मेंस मैगजीन के कवर के लिए भी मुझसे लड़ने के लिए यहाँ तक आ जाओगी। सिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा की तरह वो शांत खड़ी थी, पर पीछे खड़ी राशि हंसे बिना नहीं रह सकी और हंसते हुए बोली, अब क्या इस ऐसी मैगजीन के लिए सिया को तुमसे लड़ने की जरूरत है जो मैगजीन है ही नहीं? लोरी, है ही नहीं, इसका क्या मतलब है? राशि ने तरस खाती हुई नजर से लोरी की ओर देखा और कहा, उस मैगजीन जिसके कॉन्ट्रैक्ट की तुम बात कर रही हो और जिसके लिए आई हो, उसकी मालिक सिया है। लोरी ने जो अभी अभी सुना उसे उस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने पलटकर असिस्टेंट की ओर देखा और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने असिस्टेंट से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। असिस्टेंट, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता था वो मैंने सब कुछ किया और उस वक्त मेरे करने की हद खत्म हो गई जब तुमने मेरे बच्चे के लिए जो इलाज का पैसा था वो भी ले लिया। अब मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ, इसीलिए जो मैं कर सकता था मैं कर चुका। अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। लोरी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लगता था कि वो गुस्से में ही शायद फट पड़ेगी। तभी उसने अपने असिस्टेंट की ओर देखकर कहा, झूठ मत बोलो, अपनी बच्ची को एक बहाने की तरह इस्तेमाल मत करो। क्या तुमने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास आज ना तो पावर है और ना ही पैसा? क्यों अपनी बीवी और बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हो? और तुम्हारी बेटी बीमार है भी या नहीं? असिस्टेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। सिया ने राशि को इशारा किया और राशि ने लोरी के असिस्टेंट की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा, इसमें ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर इतना है कि तुम्हारी बेटी का इलाज आराम से हो जाएगा। असिस्टेंट ने सिया की ओर डबडबाई हुई आंखों से देखा और कहा, थैंक यू। लोरी, तुम पागल हो गए हो। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुमने पैसे के लिए मुझे धोखा दिया। भगवान करे तुम्हारी बेटी बहुत दर्दनाक मौत मरे। लोरी के असिस्टेंट ने कभी ये नहीं सोचा था कि लोरी इतना घटिया कुछ बोल सकती है। उसने खून का घूंट पिया और लोरी की ओर देखते हुए कहा, लोरी, तुम देखना, तुम सिया से कभी भी नहीं जीत पाओगी। इस बात का वक्त तुम्हें एहसास बहुत जल्दी करा देगा। और ये कहकर वो होटल से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अब कमरे में सिर्फ ये तीनों थे। लोरी बहुत सहमी और डरी हुई थी, पर दिखा नहीं रही थी। उसे डर लग रहा था कि शायद इस कमरे में कैमरा हो सकता है और वो इस वक्त अकेली है, इसलिए भी वो घबरा रही थी। जबकि सिया हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और इमोशनलेस खड़ी थी। लोरी, सिया, तुम आखिर मेरे साथ करना क्या चाहती हो? सिया, लोरी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा जैसी रहती हो वैसी ही रहो। मैंने यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में बात करने के लिए अब बहुत कुछ है। लोरी, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? क्या तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने करण को किस तरीके से फंसा लिया था? तुम्हें तो पता भी नहीं है। तुम्हारी शादी से एक रात पहले जब तुम्हारी बैचलर पार्टी थी, मैंने और करण ने कितना प्यार, उफ, कितनी प्यार भरी रात बिताई थी। तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं है। करण कह रहा था कि सिया मेरे पीछे पड़ी है, वो बहुत बेशर्म है, इतनी जिल्लत के बाद भी छोड़ कर नहीं गई। और चाहे अब तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, चाहे तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा काम और पैसा हो, पर तुम ये सच्चाई तो नहीं बदल सकती कि मैंने करण को तुमसे चुरा ही लिया था। लोरी हारने से नहीं डरती थी, पर वो सिया से नहीं हारना चाहती थी। इसीलिए अपने आप को मजबूत और बहादुर दिखाते हुए बस बोले जा रही थी। सिया हमेशा की तरह चुप थी और उसकी बातें सुन रही थी। जब लोरी ने बोलना बंद किया तब सिया ने कहा, नहीं, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना था। तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी उस रात की वजह से मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। जिस वक्त पर मेरी करण से शादी होने वाली थी, ठीक उसी समय पर
मैंने किसी और से शादी कर ली। लोरी, शादी? और तुमने किससे शादी कर ली? लोरी ने ये कुछ इस तरीके से कहा जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया है और लोरी ने आगे कहा, क्या मुझे नहीं पता कि तुम करण के प्यार में कितनी पागल थी? तुम तो करण के प्यार में इस हद तक पागल थी कि तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे सब्स्टिट्यूट करने तक के लिए तैयार हो गई थी। और तो और तुम ये सारा बदला लेने के लिए किस हद तक नहीं गई? तुमने शादी कर ली। हाँ, प्लीज अपने आप को सही दिखाने के लिए और जीता हुआ दिखाने के लिए कोई अच्छा बहाना ढूंढती। यहाँ हम सब औरतें ही हैं, क्यों मजाक कर रही हो? सिया आराम से लोरी के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई और उसके सामने रखी हुई टेबल पर अपने पैर रखते हुए उसने कहा, तुम्हें लगता है मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत भी है? तुम जानती हो मैं जो कह रही हूँ वो सब सच है। और रही बात करण की, तो तुम मुझे ये बताओ, अब तक तो तुम्हें सिर्फ यही लगता था कि मैंने स्टार किंग इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं करण को अब भी प्यार करती हूँ। पर मुझे बस ये बता दो कि मैं करण के लिए लड़ी ही कब थी? मैं स्टार किंग में सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी ताकि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना मुकाम वापस से हासिल कर सकूं, और वो भी तुम्हें कुचलकर। इस समय तुम्हारी औकात उस चींटी की तरह हो गई है जिसे कोई भी कुचल सकता है, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? सिया अभी भी बोल ही रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और होटल का स्टाफ अंदर आया और उसने कहा, मैम, आपके हस्बैंड ने हमें आपके लिए डिनर में ये प्रिपेयर करने के लिए कहा था। आप प्लीज अपना डिनर एंजॉय कीजिए। होटल स्टाफ की बात सुनकर लोरी को आधा यकीन तो हो गया था कि सिया जो कह रही है वो सच कह रही है, और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिया ने शादी की किससे होगी। सिया ने किसी से शादी कर ली, इस बात से ज्यादा लोरी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि सिया के आगे बढ़ने की वजह वो अपना समय करण जैसे बकवास इंसान के लिए बर्बाद कर रही थी और उसके बदले में सिया उससे कहीं आगे निकल गई। लोरी को ये बात हजम ही नहीं हो पा रही थी कि सिया के आगे बढ़ने में उसका हाथ है। तभी लोरी ने सिया से पूछा, तुमने किससे शादी की है? कौन है तुम्हारा पति? सिया, सोचो कौन हो सकता है? लोरी ने अपनी यादाश्त पर जोर डाला और सोचना शुरू किया कि आखिर पिछले दिनों में सिया सबसे ज्यादा किसके साथ देखी गई, और तभी उसे ध्यान आया कि जब क्राउन स्टार वाले शो के लिए सिया ने लोरी को सब्स्टिट्यूट किया था, उस समय पर एक इंसान ने खड़े होकर उसका साथ दिया था। उसके बाद में अमेरिका में एयरपोर्ट पर भी वही इंसान अचानक से आ गया था, जिसे देखकर कविता बहुत खुश हो गई थी। और तो और ब्राइट नाइट गाला की रात भी सिया ने उसी इंसान से मैचिंग के कपड़े पहने हुए थे, और वो भी कपड़ों का स्टाइल देखकर समझ में आ रहा था कि ये कपल स्टाइल के कपड़े हैं। उसके बाद जब उसी इंसान के साथ फोटो खिंचवाने पर बवाल उठा तो उस इंसान ने सामने आकर सिया की मदद की और कविता को भी ठिकाने लगा दिया। और जब ये जज के साथ रात बिताने वाला स्कैंडल खड़ा हुआ तो अचानक से ओबेरॉय इंटरनेशनल के डायरेक्टर ने मीडिया से सिया का साथ देने के लिए और सच की तह तक जाने के लिए कह दिया। इन सारी कड़ियों को जोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं था लोरी के लिए, क्योंकि आखिर में जो नाम सामने आया वो था राजवीर ओबेरॉय, ओबेरॉय इंटरनेशनल का मालिक। लोरी के चेहरे पर दर्द भरा एक्सप्रेशन था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जब वो अपनी सारी मेहनत करण जैसे घटिया इंसान को चुराने में लगा रही थी, उस वक्त सिया ने राजवीर ओबेरॉय से शादी कर ली थी। सिया ने लोरी की ओर देखा ताकि वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, हाव भाव का आनंद ले सके। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार कोई होटल का स्टाफ नहीं था, बल्कि वो इंसान सामने खड़ा था जिसे घर पर आराम करना चाहिए था, राजवीर ओबेरॉय। राजवीर ने सिया के सामने से आकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और पीछे से उसके गले में अपनी बाहों को डालते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे किस किया और धीरे से कहा,
तुम्हारी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सिया, मैं मिस लोरी को पुरानी बातें याद करा रही थी। लोरी ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इतने समय से सिया को ये कह कर चिढ़ा रही थी कि सिया अपनी शादी का ड्रेस तैयार ही करती रह गई, पर उसे पहन नहीं पाई क्योंकि शादी के जोड़े को पहनने की नौबत ही नहीं आई। पर उसे अब सब समझ में आ रहा था। लोरी ने खुद करण को चुरा लिया और सिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बिग बॉस की रानी बना दिया। राजवीर ने लोरी की ओर देखते हुए कहा, पुरानी यादें दर्द देती हैं और सच्चाई हमेशा चुभती है। राजवीर को अपनी ओर देखता हुआ पाकर लोरी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। वो हकला रही थी। तभी राजवीर ने आगे कहा, आपको पता है लोरी, आपके लिए मॉडल से ज्यादा एक और करियर है जो आपको बहुत सूट करेगा, वैश्या का। सिया राजवीर के हाथ में धीरे से चिकोटी काटी और इशारा किया कि वो मजाक करना बंद करे। राजवीर चुप तो हो गया, पर धीरे से जाकर सिया की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया और सिया की कुर्सी पर हाथ रख लिया, जैसे ये कह रहा हो कि ये मेरी है। अगर इसे किसी ने भी तकलीफ देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसे पहले मुझसे निपटना होगा। सिया ने उस होटल के कमरे से बाहर निकलने से पहले लोरी की ओर देखा और उससे पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी इस बात पर घमंड है कि तुमने करण को मुझसे चुरा लिया? अगर अब भी है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तुम अपनी सच्चाई के साथ खुश रहो, मैं अपनी हकीकत में बहुत खुश हूँ। तभी पीछे खड़ी राशि चुप नहीं रह सकी और हंसते हुए बोली, घमंड? और अब बिल्कुल नहीं। सिया ने राजवीर का हाथ पकड़ा और दोनों उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गए। पीछे खड़ी राशि हंसे जा रही थी और उसने लोरी की ओर देखकर कहा, देखो, अब सिया ने भी तुमसे कह दिया है कि हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तुम्हें इंसान होने के नाते एक सलाह देना चाहूंगी, इस कमरे से जल्दी बाहर निकलकर कहीं छुप जाओ, क्योंकि क्रिएटिव सेंचुरी का जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है वो तुम्हें बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं। वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और हट जाना देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इतना तो मुझे अच्छे से पता है। तो सोच लो तुम कहाँ जाना चाहती हो। ये कहकर राशि मजाक भरी नजरों से लोरी को देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। इधर हयात रेजिडेंसी में सिया, राशि, पीयूष और राजवीर चारों बैठे हुए आज जो हुआ वो डिस्कस कर रहे थे। तभी राशि ने उत्सुकतावश पूछा, सिया, मुझे अच्छा एक बात बताओ, ये क्रिएटिव सेंचुरी वाले लोरी का क्या करेंगे? क्योंकि देने के लिए उसके पास पैसे तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। सिया, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, क्योंकि वो ऐसे लोरी को जाने नहीं देंगे। तभी पीयूष ने बोलना शुरू किया, शायद आप लोगों को पता नहीं है, क्रिएटिव सेंचुरी के मालिक ने अपने करियर की शुरुआत एक बार से की थी। सबसे पहले एक बार खोला था और उस बार के चलते ही उसकी पहचान अंडरवर्ल्ड माफिया और गुंडे हर तरह के लोगों के साथ में है। वहाँ से पैसा कमाने के बाद में उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था और उसका वो बार वाला प्रोफेशन अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों से उसका संपर्क था वो अभी भी बरकरार है। और जितना मैं जानता हूँ, अब लोरी क्योंकि पैसा नहीं दे पाएगी, इसीलिए वो उसका इस्तेमाल अपने बार में एस्कॉर्ट के रूप में करेगा। पीयूष ने बिल्कुल विकिपीडिया की तरह बोलना शुरू कर दिया था। राजवीर ने ये बात तो पहले ही कह दी थी कि लोरी के लिए कौन सा करियर सबसे ज्यादा सूट करता है। शायद राजवीर को इस बात का पहले से ही अंदाजा था। राजवीर और सिया सोफे पर बैठकर राशि और पीयूष को बात करते हुए देख रहे थे, क्योंकि इनकी बातें कम, नोक झोंक ज्यादा होती थी। दोनों कभी कभी बात बात पर बच्चों की तरह लड़ जाते थे। सिया ने प्यार से राजवीर के कंधे पर अपना सर रखा और राजवीर उसके बालों को सहलाने लग गया। तभी सिया ने राजवीर से कहा, राज, आपको नहीं लगता कि अब हमें आपके परिवार को हमारे बारे में बता देना चाहिए?
राजवीर, हम बता देंगे। मेरे परिवार को मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लेकर कोई दिक्कत होगी, और वैसे भी अब हमारी शादी को 6 महीने भी पूरे होने वाले हैं। जो समय हमने एक दूसरे को दिया था वो समय भी पूरा हो जाएगा। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहती हो। सिया, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी सारी जिंदगी आखिरी दम तक आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ। राजवीर, ठीक है, तो पहले तुम अपने करियर पर थोड़ा और फोकस करो, उसके बाद हम मेरे परिवार को जल्द ही बता देंगे। वैसे मेरा परिवार तो ठीक है, उनके बारे में मैं श्योर हूँ कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर तुम्हारे परिवार का क्या? अपने परिवार का नाम सुनकर सिया थोड़ी उदास हो गई और हिचकिचाते हुए बोली, मेरा परिवार, सिंघानिया खानदान के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। बहुत बड़ा नाम है उनका और उतनी ही बड़ी नाक भी है। मेरे खानदान में एक्टिंग, मॉडलिंग सभी करियर को एक सा ही समझा जाता है। उसे करियर तो समझा ही नहीं जाता, बल्कि वो ये मानते हैं कि इस करियर में आने वाला हर इंसान सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करने और अपना शरीर बेचने के लिए इसमें आता है। और मैंने तो 2 गुनाह किए हैं। मॉडलिंग करियर तो चुना ही, और साथ ही साथ करण जैसे घटिया इंसान के साथ उन सब की मर्जी के खिलाफ जाकर रिश्ता भी रखा। और उससे भी बड़ा गुनाह मैंने ये किया कि मैंने उस इंसान का दिल दुखाया था जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, मेरे दादाजी। कहते कहते सिया की आंख भर आई। राजवीर ने उसकी ओर प्यार से देखा और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, परेशान मत हो, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। तभी पीयूष ने हंसते हुए एक और बात बोली। उसने राशि को देखा और कहा, तुम्हें पता है लोरी का असली नाम भी लोरी नहीं है। राशि, तो उसका असली नाम क्या है? पीयूष, दरअसल उसके पिता को किसी ज्योतिषी ने कहा था कि अगर उसका नाम बदलकर लोरी रख दिया जाए तो उसका करियर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। राशि, जरा सी बात को बार बार घुमाओ मत, पहले ये बताओ कि उसका असली नाम क्या है। पीयूष ने हंसी दबाते हुए कहा, लीलावती। लोरी का असली नाम सुनकर राशि पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए उसने कहा, हे भगवान, मुझे पूरे साल भर हंसने के लिए ये नाम ही काफी है। तभी हंसते हंसते उसकी नजर सिया और राजवीर पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा, वाकई में सिया ने करण के पीछे बहुत कुछ खोया है। जल्दी ही सिया ने स्टार किंग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया और उसके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही मीडिया में ये बातें और चलने लग गई थी कि सिया अब किसे ज्वाइन करेगी, कौन सी कंपनी सिया के साथ काम करेगी, सिया काम करना चाहेगी या नहीं। पर सिया इन सब पर अपना ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि उसने अपना पूरा ध्यान इस ओर लगा दिया था कि उसे इस ऑडिशन के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। मतलब प्रैक्टिस, डाइट प्लान, एक्सरसाइज, बेसिकली उसने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और इसी सब के बीच में ट्रेंडी क्वीन का नया एडिशन लॉन्च हुआ। हालांकि ये महंगी मैगजीन थी, इसीलिए शुरुआत में तो इसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया और जैसे मिस्टर राहुल ने सोचा था ठीक वैसा ही जा रहा था, क्योंकि मिस्टर राहुल ने सिया को एक मॉडल, एक प्रोफेशनल के तौर पर लिया था। उन्हें कोई ये उम्मीद नहीं थी कि सिया के कवर पर आने की वजह से कोई अचानक से रातों रात मैगजीन फेमस हो जाएगी या कुछ नया हो जाएगा। शुरुआती दिनों में मैगजीन वैसे ही चल रही थी जैसे हमेशा से थी, पर धीरे धीरे सिया की अट्रैक्टिव फोटो देखकर लोगों का ध्यान उसकी ओर खिंचने लगा। अब मैगजीन अपनी औसत से ज्यादा बिक रही थी। एक मैगजीन स्टोर वाले ने इसका कारण जानने के लिए वो खुद बाहर स्टॉल के पास निकलकर खड़ा हो गया और फिर लोगों से पूछने लगा कि आखिर ये ऐसा क्या खास है इस मैगजीन में जो आप लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। तभी एक खरीदार ने कहा, देखो ना कितना अच्छा फोटो कवर है, कितनी अट्रैक्टिव मॉडल है और कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरह से देखते ही देखते उसकी सारी मैगजीन्स बिक गई। उसने कंपनी में फोन करके नया लॉट मांगने के लिए ऑर्डर दे दिया।
जिस तरीके से इस मैगजीन के फ्रंट कवर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और खास तौर पर मिरेकल एंटरटेनमेंट के सीईओ मिस करिश्मा का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। करिश्मा पहले मॉडल थी, उसके बाद में इस कंपनी की सीईओ बनी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी सुदीप झा को बुलाकर उससे कहा, मुझे इस मॉडल को किसी भी तरीके से साइन करना है, तुम देखो क्या कर सकते हो। सुदीप ने करिश्मा की ओर देखा और कहा, मैम आप इसे साइन करना चाहती हैं? क्योंकि आप देखो ये पहले ही 26-27 साल की मॉडल है, इसका कितना करियर बचा है, ये नई लड़कियों के साथ में कैसे कम्पीट कर पाएगी। करिश्मा एनुअल मॉडल अवार्ड में पहले ही सिया को मिल चुकी थी, तभी उन्होंने सुदीप की ओर देखते हुए कहा, तुम एक बात समझो, सिया बहुत सालों से इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री का अच्छा बुरा, यहाँ के उतार चढ़ाव सब कुछ देख चुकी है और इस वजह से उसे हर तकनीक का काम करने का एक्सपीरियंस भी है और साथ ही साथ अच्छा खासा टैलेंट भी है। हमें उस पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसे प्लेटफॉर्म देना है और वो अपना जलवा दिखा देगी और इससे हम दोनों को फायदा होगा। जबकि अगर हम किसी नई मॉडल को लेते हैं तो हमें उसके ऊपर समय, पैसा, सब कुछ ट्रेनिंग में लगाना पड़ेगा। सुदीप, तो मैम आप ये कहना चाहती हैं कि अब मैं सिया का भी मैनेजर बनूं? मैम मेरे पास में अभी पहले ही बहुत सारे मॉडल हैं, मेरे पास बहुत काम है, मैं कैसे इतना कर पाऊंगा? करिश्मा, वो सब मुझे नहीं पता, अपने नीचे लोग रख लो, किसी भी तरीके से करो पर ये काम होना चाहिए। सुदीप करिश्मा से बात करके बाहर निकला और अपनी केबिन की ओर बढ़ा। तभी उसे मिरेकल एंटरटेनमेंट की मैनेजर नेहा मिल गई, जो फ्रांस वाले फैशन शो में थी। उसने सुदीप की ओर देखकर कहा, देखो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, पर मैं नहीं चाहती कि सिया इस कंपनी को ज्वाइन करे। हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और हमारे रिश्ते की वजह से ही मुझे एक बार अबॉर्शन कराना पड़ा था, तो तुम उसका कर्जा तो उतार ही सकते हो। सुदीप और नेहा का रिश्ता अब नहीं था, पर सुदीप इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो दोनों 5 साल एक रिश्ते में थे, जिसमें सुदीप और नेहा का रिश्ता आग और पानी की तरह था। दोनों की ही पर्सनालिटी एक दूसरे से उलट थी। सुदीप को नेहा का काम करने का तरीका कभी भी पसंद नहीं आया, पर वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता था कि उसका रिश्ता था। उसने ना ही हाँ की और ना ही ना, बस उदासी भरी नजरों से देखा और सामने पड़ी ट्रेंडी क्वीन मैगजीन की कवर की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा कि वो इंटरनेशनल सुपरस्टार को छोड़ने वाला है, इसका उसे हमेशा पछतावा होगा। सुदीप की नजरों को देखकर नेहा ये समझ गई कि वो मन ही मन क्या सोच रहा है। तभी उसने सुदीप की ओर चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, ठीक है, अब क्योंकि ये तय हो गया है तो मैं तुम्हें आगे का प्लान बताती हूँ। मैंने पहले ही उस रिपोर्टर का पता कर लिया है जो कि ऋषभ वर्मा के पीछे पड़ा हुआ था और उसके पास में एक फोटो भी बनवा ली है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिया ऋषभ वर्मा के साथ में बिस्तर पर लेटी हुई है। सुदीप, पर ये गलत है, ये फोटो झूठी है। नेहा, हाँ है, ये तो मुझे भी पता है, ये फोटो झूठी है, पर तुम्हें क्या लगता है मैं उस सिया को इतनी आसानी से जाने दूंगी और ये कंपनी ज्वाइन करने दूंगी? और ये इसलिए भी है ताकि सीईओ से तुम्हें भी डांट ना खानी पड़े कि तुमने उनका काम नहीं किया, क्योंकि ये सब देखने के बाद में करिश्मा खुद सिया को कंपनी में ज्वाइन नहीं करने देगी। सुदीप नेहा की बातें सुनकर दुखी था। चुपचाप उसने लास्ट में बस इतना ही कहा, ये आखिरी बार तुम हमारे अतीत को और हमारे रिश्ते का इस्तेमाल करके मुझसे कुछ काम करवा रही हो, इसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगा। सुदीप की बातें सुनकर नेहा उसकी केबिन से बाहर चली गई। नेहा अच्छे से जानती थी कि सिया एक टैलेंटेड मॉडल है। इससे पहले उसने जो कुछ भी किया वो इसीलिए किया था क्योंकि उसकी बहन और मॉडल का शो सिया को दे दिया गया था। फ्रांस वाला शो उसकी बहन को मिलने वाला था, पर उसकी बहन को ना मिलकर सिया को दे दिया गया।
इसका गुस्सा उसने पिछले वाले इंसिडेंट से उतारा था, पर इस वक्त तो बात उसके खुद के ऊपर आ गई है, क्योंकि नेहा अच्छे से जानती है कि अगर सिया ने कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो उसके हाथ में जो मॉडल्स हैं उनमें से बहुतों के काम छूट जाएंगे। कम से कम आधे का काम तो सिया को ही दे दिया जाएगा और उसकी मॉडल बेकार हो जाएंगी, जिससे उसका खुद का करियर भी खतरे में पड़ जाएगा और ऐसा वो होने नहीं देगी। इधर हयात रेजिडेंसी में सिया राजवीर के सीने पर सर रखकर लेटी हुई है। राजवीर उसके बालों को प्यार से सहला रहा है। तभी सिया के फोन पर एक ईमेल आया। ईमेल को देखकर राजवीर ने सिया को कहा, जान जरा देखो कुछ आया है। ईमेल में लिखा हुआ था, अपने दुश्मनों से सावधान रहो। चेतावनी वाला मेल पढ़ने के बाद में राजवीर ने सिया की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या कहना है? सिया, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ मिरेकल एंटरटेनमेंट के उस मैनेजर का किया हुआ है जिसने पिछली बार भी स्कैंडल खड़ा किया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि सच्चाई सबके सामने लाई जाए, तभी ये सब कुछ खत्म होगा। राजवीर ने सहमति के तौर पर सिया की ओर बस देखकर मुस्कुरा दिया और दोनों आपस में समझ गए कि क्या करना है। तभी सिया ने राशि को फोन किया। सिया, राशि तुम सो तो नहीं गई थी? इस तरह अचानक से राशि का फोन बजा था, इसीलिए वो एकदम से उठ खड़ी हुई। उसे लगा जैसे सिया किसी परेशानी में है, इसलिए उसने फोन किया। राशि ने कहा, नहीं मैं पिक्चर देख रही थी, बताओ क्या हुआ? सिया, कुछ नहीं, जो रिपोर्टर तुम्हें वर्मा वाले सबूत के साथ मिला था और तुमसे पैसे मांग रहा था, उसका कोई और पार्टनर है जिससे तुम बात कर सकती हो? राशि, हाँ, उसका कोई कजन ब्रदर है, वो उसकी मीडिया फर्म में उसका पार्टनर भी है। सिया, अच्छा तो ठीक है, उससे किसी तरीके से संपर्क हो सकता है? राशि, मेरे पास शायद उसका कार्ड है। सिया, ठीक है, उससे बात करो और अब वक्त आ गया है कि हम सारी चीजों को सबके सामने लेकर आए। राशि ने उस मीडिया वाले को फोन लगाया और राशि का फोन बिल्कुल सही समय पर पहुंचता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो एडिट करके न्यूज रिलीज करने वाला था और इस बार न्यूज में वो फोटो भी थी जो नेहा ने उसे फोटोशॉप करके बनवाई थी। राशि का फोन आने के बाद वो रुक गया और उसने सोचा क्यों ना राशि का साथ देकर थोड़ा पैसा कमा लिया जाए, क्योंकि नेहा ने दोनों को जितने पैसे दिए थे उसका सिर्फ 30% ही उसे दिया गया था। दरअसल राहुल और रोहित नाम के दो चचेरे भाई हैं और दोनों ने मिलकर ये मीडिया एजेंसी खोली हुई है। पिछली बार राशि को राहुल मिला था और राहुल ने उससे पैसे मांगे थे और रोहित को इस बारे में उस समय तक कुछ नहीं पता था, पर अब रोहित सोच रहा है कि क्यों ना राहुल के पीठ पीछे जाकर वो कुछ पैसा कमा ले। इसीलिए उसने जानबूझकर ऑलरेडी बनी बनाई न्यूज में से कुछ हिस्सा डिलीट कर दिया और राहुल को जाकर कहा कि काम अभी बाकी है, ये आज रिलीज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे। तभी राहुल ने नेहा को फोन किया। नेहा, प्लीज ये मत कहना कि कुछ दिक्कत आ गई है और अब तुम काम नहीं कर रहे हो। राहुल, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हम काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा देर हो गई है। इधर रोहित राशि को मिलने के लिए शहर के बाहर एक कैफे में आया था। कैफे में राशि के पहुंचते ही रोहित ने उससे कहा, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? राशि, अगर मैं तुम्हें पैसे ऑफर करूँ तो क्या तुम अपने भाई के खिलाफ जाओगे? रोहित, डिपेंड करता है कितने पैसे। राशि, देखो तुम और तुम्हारा भाई दोनों ये बात अच्छे से जानते हो कि सिया बहुत जिद्दी है। वो अपने नाम को साफ करने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम्हें पैसे तो बिल्कुल भी नहीं देगी, पर हाँ, मेरे पास में कुछ ऐसे सबूत हैं जो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा करा सकते हैं। और क्योंकि सिया ने ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दी हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोचा है। राशि ने रोहित के सामने टेबल पर वो सारे सबूत रख दिए। रोहित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो सामने सबूत थे इतने पुख्ता और इतने सटीक हैं
इतने तो ये लोग मीडिया में होते हुए भी कभी इकट्ठा नहीं कर पाए। उन लोगों ने जब भी वर्मा की फोटो किसी भी मॉडल के साथ में लेने की कोशिश की, वो हमेशा दूर से ही ली होती है और इसीलिए धुंधली आती है। पर यहाँ तो पुख्ता सबूत थे, वो भी डिटेल्स और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ में हर चीज, होटल की फोटो, होटल का बिल, आने जाने की डिटेल, सब कुछ एकदम पुख्ता। रोहित आश्चर्य से उन सबूतों को देख रहा था। राशि ने उससे कहा, देखो ये सब कुछ खुद रिलीज करके मैं सिया को आसानी से सही साबित कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ में काम करके थोड़ा और चीजों को लाइन पर लाना चाहती हूँ। तो तुम्हें अपने नाम से बस इनको रिलीज करना है और ये इनडायरेक्टली कहना है कि तुम्हें ये सारे सबूत मिरेकल एंटरटेनमेंट की तरफ से मिले हैं और वहाँ से तुम्हें वहाँ की मैनेजर नेहा ने सारे सबूत दिए हैं। नेहा का नाम सुनकर वो ये तो समझ गया कि सिया पहले से ही सारी चीजें जानती है, क्योंकि अब रोहित ने तय कर लिया था कि वो सिया के साथ काम करेगा। इसीलिए उसने राशि के सामने अपने सारे पत्ते खोलने का डिसीजन ले लिया और उसने राशि से कहा, अच्छा हुआ अगर कल रात को तुम्हारा फोन थोड़ी और देर नहीं आता तो अब तक तो सिया फिर से सबसे ज्यादा डिस्कशन करने वाला हॉट टॉपिक बन चुकी होती, क्योंकि नेहा ने सिया की कैसी फोटो तैयार करवाई है जिसमें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सिया ऋषभ वर्मा के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। ये सुनकर राशि थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसे लगा कि वो खुशकिस्मत थी कि जो उसे सही समय पर फोन कर दिया, वरना एक नया बखेड़ा खड़ा हो चुका होता। तभी उसने रोहित की ओर देखकर कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है कि किसके साथ कैसे खेलना है और कैसे कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मैंने जो तुम्हें सबूत दिए हैं, उन सबूतों को जैसे ही तुम रिलीज करोगे उसमें तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। वर्मा के साथ में जितनी भी मॉडल्स के नाम जुड़े हैं उनके नाम तुम्हें नहीं रिलीज करने हैं। वो अपने आप को उस न्यूज में पहचान कर खुद तुम्हें कांटेक्ट करेंगे और पैसा ऑफर करेंगे ताकि उनका नाम पब्लिकली बाहर ना आ जाए। तुम्हारा अपने आप फायदा हो जाएगा। यहाँ तुम्हें नेहा एक है जो पैसा दे रही है और उसमें भी तुम्हारा कितना शेयर है ये तुम खुद ही जानते होगे। उधर 4 तरफ से तुम्हें पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ जब मिरेकल एंटरटेनमेंट का नाम आ जाएगा तो मिरेकल एंटरटेनमेंट से नेहा खुद अपना नाम साफ कराने के लिए तुम्हें पैसा देगी ताकि उसका नाम हटाया जा सके। रोहित बहुत समय से राहुल के नीचे काम कर चुका था। इस तरीके से उसे हमेशा राहुल की बात माननी पड़ती थी और कभी भी किसी भी प्रॉफिट में उसका शेयर भी राहुल से कम ही होता था। पर इस बार उसके पास में पुख्ता, सटीक और अच्छे खासे सबूत हैं जिससे वो राहुल के ऊपर काम कर सकता है और राहुल से उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए रोहित तैयार हो गया। राशि, बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी चारों मॉडल तुम्हें पैसे ऑफर करेंगे उस टाइम बहुत ज्यादा लालची मत बन जाना, क्योंकि अगर मैं सब लोगों के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हुई हूँ तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती हूँ। उसमें मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। रोहित, वो मैं समझता हूँ, आप उसके लिए परेशान मत हो। राशि, ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रोहित, मेरे पास एक आइडिया है। राशि ने घूर कर रोहित को देखा। रोहित, देखो, मैं एक काम करूंगा, जो न्यूज मैंने अभी तैयार की है वो मैं अपने भाई से साइन करवा लूंगा और उसके बाद में रिलीज करते समय सिया की फोटो वाली खबर को इस सबूत वाली खबर से बदल दूंगा। इस तरीके से मेरा भाई मुझे रोक नहीं पाएगा, बल्कि उसके बाद वो मेरे सामने भीख ही मांगता रहेगा। राशि, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, देख लो, वरना मेरे पास दूसरा ऑप्शन तुम्हारा भाई ही है। जिंदगी भर उसके नीचे दबकर काम करने के लिए अगर तैयार नहीं हो तो इसमें कोई भी गलती मत करना। राशि ने रोहित को मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर बुलाया था जहाँ पर उसे कोई देख ना सके और इस कैफे में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे।
राशि जैसे ही हयात रेजिडेंसी लौट कर आई, उसने सारी बातें सिया और राजवीर को बताई। सिया को जैसे ही ये पता चला कि आज भी कोई स्कैंडल खड़ा होने वाला था जो रह गया, तो सिया ने थोड़ा सा चैन की सांस ली और उसके बाद राशि से कहा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? राशि ने हंसते हुए कहा, नहीं, बिग बॉस और पीयूष ने उसे सिखा दिया है कि ऐसी मीटिंग कैसे की जाती है। सिया, चलो जी, ठीक है, तुम्हें किसी ने देखा भी नहीं और अब तो दोपहर का इंतजार है। पर नए स्कैंडल में नेहा का नाम सुनकर सिया को ये समझ में आ गया था कि रात को जो मेल आई थी वो किसी न किसी मिरेकल एंटरटेनमेंट वाले ने ही भेजी है। इधर मिरेकल एंटरटेनमेंट के ऑफिस में करिश्मा अपने केबिन में बैठी हुई है और उसने जैसे ही संदीप की ओर देखा और संदीप से कहा, मैंने तुम्हें सिया से बात करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? संदीप ने थोड़ा हिचक के साथ खुद को शांत रखते हुए बहुत ही सटीक लहजे में कहा, वो मैंने उससे बात की थी, पर ऐसा लग रहा था शायद वो क्रिएटिव सेंचुरी ज्वाइन करेगी। हालांकि क्रिएटिव सेंचुरी छोटी कंपनी है, पर उसकी मर्जी है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। करिश्मा, ठीक भी है, सिया वैसे भी सेल्फ मेड मॉडल है, उसने बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, वो इतनी आसानी से किसी की बात नहीं मानेगी। ठीक है, अगर वो यही करना चाहती है तो फिर जाने दो, हम बाद में देखेंगे। ये सुनकर संदीप ने थोड़ी चैन की सांस ली। दरअसल रात वाला मेल संदीप ने ही भेजा था। उसे अपने आप में पछतावा हो रहा था कि इतनी अच्छी मॉडल उसकी वजह से एक अच्छा मौका गवा दे रही है, इसीलिए उसने रात को सिया को मेल भेज दिया था। तभी करिश्मा ने संदीप की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, एक चैरिटी इवेंट है, मुझे उसमें जाना है, मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। संदीप, पर मुझे तो लगा था कि आपको ऐसे इवेंट पसंद नहीं है। करिश्मा, हाँ, पसंद नहीं थे, अभी भी नहीं है, पर मैंने सुना है वहाँ पर राजवीर ओबेरॉय भी आ रहा है और तुम्हें तो पता है कामयाब आदमी मुझे कितने पसंद हैं, इसीलिए मैं वहाँ जाऊंगी। संदीप, पर मैंने सुना है राजवीर ओबेरॉय की शादी हो चुकी है। करिश्मा, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का मुंह बंद करने के लिए अफवाह फैला दी गई होगी कि राजवीर ओबेरॉय की शादी हो गई है, क्योंकि अगर राजवीर ओबेरॉय की शादी होती तो सारी दुनिया को पता चल चुका होता। और वैसे भी तुमने कभी शादी की अंगूठी उनके हाथ में देखी है? नहीं ना, इसीलिए जब तक अनाउंस ना हो जाए उनकी शादी हुई है और मेरा चांस है। इस न्यूज के रिलीज होते ही राहुल गुस्से से पागल हो गया और रोहित के केबिन में पहुंचा। उसने रोहित का कंप्यूटर तोड़ दिया और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? दरअसल आर्टिकल में रोहित ने उन चारों मॉडल के नाम के पहले शब्द का इस्तेमाल किया था और जहां ये लिखा था कि कहां से खबर मिली है, वहां पर उसने नेहा का बिना नाम लिए जिक्र किया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि एक फेमस मॉडलिंग एजेंसी के जरिए उसे ये खबर मिली है, जिससे लोगों के लिए ये बहुत आसान हो गया था ये समझना कि ये सब नेहा के बारे में बात हो रही है। रोहित ने मुड़कर राहुल की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, जब पैसे आएंगे तो तुम्हारा 10% मैं तुम्हें दे दूंगा। राहुल, पर तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? रोहित, अगर तुमने पहले बेईमानी नहीं की होती और मुझे बराबरी का दर्जा दिया होता तो मुझे सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कहकर रोहित ने अपना सारा सामान समेटा और वहाँ से चला गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी। नेहा ने जैसे ही खबर देखी वो गुस्से से पागल हो रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर ऑफिस में भी हर कोई खबर देखकर समझ चुका था कि नेहा के बारे में बात हो रही है और लोग उसे देखकर बातें बनाना शुरू कर चुके थे। नेहा अपने ऑफिस से निकलकर जैसे ही लिफ्ट की ओर बढ़ी और लिफ्ट में जैसे ही अंदर गई, वहां पर उसने देखा संदीप पहले से ही खड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद में सब लोग चले गए
और लिफ्ट में वो दोनों ही बचे थे। तब संदीप ने नेहा की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हारे सामने बहुत मॉडल्स को आते हुए देखा है और बहुतों के करियर तुम्हें बर्बाद करते हुए देखा है, पर मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसी भी मॉडल है जो तुम्हें अच्छे से धूल चटा देगी। नेहा, तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है सब कुछ देखकर। वैसे भी मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि करिश्मा ने मुझे नए मॉडल्स के ऑडिशन लेने की जिम्मेदारी दे दी है। संदीप, अच्छा, पर उसके लिए तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। करिश्मा ने तुम्हें ये जिम्मेदारी इसीलिए दी है ताकि अब स्टाफ के बीच में तुम थोड़ा भरोसा फिर से पा सको। बाकी स्टाफ तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कर रहा है वो तो तुम खुद सुनकर आ गई होगी। नेहा, पर ये सोचो, जब करिश्मा को ये पता चलेगा कि सिया को ज्वाइन करवाने से तुमने रोका था तो तुम्हारा क्या होगा, और जब सिया को ये पता चलेगा तब वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। संदीप ने नेहा को देखा और कहा, मुझे लगता है तुम्हारे बुरे दिन भी अभी शुरू हुए हैं और जो अभी तुम कर रही हो उससे ज्यादा तुम्हें झेलना अभी बाकी है। संदीप ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसी मॉडल भी होगी जो इतनी चालाक, शातिर और षड्यंत्र रचने वाली नेहा को भी धूल चटा देगी। उसने मन ही मन सोचा, तुम्हारे बारे में पता तो करना ही पड़ेगा। इधर ओबेरॉय इंटरनेशनल में राजवीर अपने ऑफिस में बैठकर सारी खबर सुन रहा था और उसने खबरों में जैसे ही सुना कि पब्लिक कह रही है कि सिया बेगुनाह थी, उसका नाम फालतू में इस सब में आ गया। उसका तो इन पूरे सबूतों में कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है और ना ही जो बातें उसने पहले कही थी वो कहीं से भी कट रही हैं। इस तरीके से सबने ये मान लिया कि वो बेगुनाह है। राजवीर ने जैसे ही ये सुना उसने मुस्कुराते हुए टीवी बंद कर दी। पीयूष की ओर देखकर कहा, थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे? पीयूष, सर, मैं ये कह रहा था कि मिरेकल एंटरटेनमेंट में ऑडिशन लेने के लिए नेहा को ही कहा गया है। अगर मैम वहाँ जाएंगी तो पक्का नेहा उन्हें परेशान करेगी और उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करेगी। राजवीर, तुम अभी सिया को ठीक से समझ नहीं पाए हो। उसे जो चाहिए वो पा ही लेती है। उसका दुश्मन उसे थोड़ी देर के लिए झुका सकता है पर दबा नहीं सकता। पीयूष हंसते हुए बोला, वाकई में सर, आप मैम को बहुत अच्छे से जानते हैं। राजवीर ने सिया को फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया ही था कि तभी सामने से सिया का कॉल आ गया और सिया हड़बड़ाई हुई थी। सिया ने कहा, राजवीर, मेरे पास में क्रिएटिव सेंचुरी से कॉल आया है। उन लोगों ने मुझे 7 बजे डिनर पर बुलाया है और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने राशि को अपने पास जबरदस्ती रख लिया है और अब वो लोग मुझे क्रिएटिव सेंचुरी ज्वाइन करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। राजवीर को याद आया कि क्रिएटिव सेंचुरी से उसके पास में बार बार मेल आ रही थी। उन सभी मेलों का राजवीर ने सिया की तरफ से प्यार से जवाब दिया था कि वो क्रिएटिव सेंचुरी के साथ काम नहीं करना चाहती, पर उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी सिया ने कहा, आपको उनका बैकग्राउंड तो पता ही है कि वो कैसे लोग हैं। आप क्या मेरे लिए पीयूष को बोलकर कुछ बॉडीगार्ड अरेंज करवा देंगे? राजवीर, बॉडीगार्ड काफी होंगे अगर उनके पास में कोई हथियार हुए तो? सिया, नहीं, मुझे लगता है कि बॉडीगार्ड काफी होंगे। राजवीर की आंखों में देखकर पीयूष समझ गया कि कुछ हुआ है। उसने राजवीर से पूछा, सर, कुछ हुआ है क्या? राजवीर, क्रिएटिव सेंचुरी वालों ने सिया को शाम को 7 बजे डिनर पर बुलाया है। उन्होंने जबरदस्ती राशि को अपने पास रख लिया है और ऐसा लग रहा है कि वो सिया को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। पीयूष, पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? पिछले कुछ सालों से क्रिएटिव सेंचुरी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। उन लोगों ने पिछले कुछ सालों में लीगल तरीके से काम किया है, पर पीयूष को क्रिएटिव सेंचुरी का पुराना कारनामा उसे याद आने लग गया और उसे सोचकर वो सिया के लिए कहीं न कहीं थोड़ा डर गया। उसे याद आ गया कि कुछ साल पहले क्रिएटिव सेंचुरी ने एक सेलिब्रिटी को जबरदस्ती ड्रग देकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था।
इस पर बहुत बखेड़ा भी हुआ था, पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। उन लोगों ने अपने उस समय के सीईओ को बदल दिया और उसके बाद से तब से अब तक ये लोग लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। पीयूष ने राजवीर से कहा, सर मैं कुछ लोगों को लेकर मैम को उनसे छुड़वाने के लिए जाऊं? राजवीर, नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिया क्रिएटिव सेंचुरी के अतीत के बारे में नहीं जानती थी, उसे सारी चीजें पता हैं और फिर इंडस्ट्री में बहुत समय हो चुका था, पर फिर भी कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो लोग ऐसा कोई भी इल्लीगल कदम क्यों उठाएंगे, क्योंकि अब उन्हें इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए हैं। इन सालों से उन्होंने ठीक ठाक मुकाम हासिल कर लिया है। इस तरीके से काम करने से उनकी इमेज खराब होगी और किसी को भी अपनी इमेज खराब करना अच्छा नहीं लगेगा। पर फिर भी सिया कहीं न कहीं डरी हुई थी, क्योंकि कुछ साल पहले जब वो फ्रांस में काम करती थी उस समय पर एक मॉडल को इसी तरीके से जबरदस्ती ड्रग तब तक खिलाए गए जब तक वो मर नहीं गई और उसके बाद में इसे आत्महत्या करार दिया गया था। इसका कारण सिर्फ इतना था क्योंकि उस कंपनी के बॉस के साथ में रहने से उस मॉडल ने मना कर दिया था। इसीलिए सिया के दिमाग में कुछ न कुछ कंफ्यूजन तो चल रही थी। जैसे ही वो होटल के लिए निकली थी, उसने राजवीर को अपनी लोकेशन भेज दी थी और होटल का एड्रेस भी भेज दिया था ताकि बॉडीगार्ड वहां पर टाइम से पहुंच सके। सिया होटल पहुंच गई पर अपनी कार से नहीं उतरी। उसने कार में बैठकर बॉडीगार्ड के आने का इंतजार करना ही ठीक समझा। उसे कार में इंतजार करते हुए 10 मिनट हो चुके थे, पर अब तक कोई भी बॉडीगार्ड नहीं आया था और इधर क्रिएटिव सेंचुरी वाले उसे बार बार फोन करके जल्दी आने के लिए कह रहे थे। हार कर सिया कार से बाहर निकली और जैसे ही अंदर जाने को हुई, पीछे से किसी लंबे चौड़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, ये राजवीर था। सिया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजवीर, पहले अंदर चलो, हम बाद में बात करेंगे। और ये कहकर राजवीर ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और उसे लेकर सीधा वीआईपी सूट में चला गया। क्रिएटिव सेंचुरी वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि सिया के साथ में राजवीर आएगा। मीडिया वाला राहुल क्रिएटिव सेंचुरी के मालिक का मुंह बोला बेटा है और क्रिएटिव सेंचुरी में काम करने के लिए सिया कई बार पहले ही मना कर चुकी है। इस तरीके से राहुल का नुकसान और क्रिएटिव सेंचुरी की बेइज्जती सब मिलाकर क्रिएटिव सेंचुरी के मालिक ने आज का ये सारा प्लान बनाया है। वो इन सारी चीजों का बदला एक बार में सिया से लेना चाहता है और उसका इरादा इस वक्त सिया को बुरी तरीके से डराने का है। क्रिएटिव सेंचुरी के मालिक को सब लोग दादा के नाम से जानते हैं। दादा टेबल पर राहुल के साथ बैठा हुआ था, तभी उसके सामने जाकर राजवीर सिया के साथ में बैठ गया। दादा ने कभी नहीं सोचा था कि इस वक्त राजवीर उसके सामने बैठ जाएगा। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है और राहुल डर से कांप रहा था, उसके पैर थरथरा रहे थे। तभी दादा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, वो मुझे नहीं पता था कि मिस सिंघानिया को बुलाने के बदले में मेरी मुलाकात ओबेरॉय इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट राजवीर ओबेरॉय से हो जाएगी। प्रेसिडेंट, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको रिसीव करने के लिए बाहर तक नहीं आया और अगर मुझे ये पता होता कि मिस सिंघानिया राजवीर ओबेरॉय से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई हैं, तो मैं ऐसा करने की गलती ही कभी नहीं करता। मुझे समझ में आ रहा है कि मिस सिंघानिया इतने सारे स्कैंडल से अचानक बाहर कैसे निकल आती हैं। आखिर ऐसा कैसे नहीं होगा? इंडस्ट्री के बिग बॉस खुद जो उनकी मदद के लिए हाजिर हैं। अब तक राजवीर बिल्कुल चुप था और उसने तीर भरी नजरों से दादा की ओर देखा और कहा, मैं सिया को कुछ महीनों से जानता हूँ। हमारा रिश्ता प्राइवेट में बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे इसे पब्लिकली कभी किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आज तक सिया की मदद नहीं की है क्योंकि ये बहुत खुददार इंसान है और ये किसी की मदद लेना नहीं चाहती।
इसने हमेशा से जो भी किया अपने दम पर किया और जो भी हासिल किया अपने दम पर किया है, पर मजबूरी में आज मुझे सामने आना पड़ा है। मैं करियर में तो सिया की मदद नहीं करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी उसे परेशान करने दूंगा। दादा को समझ में आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने डर और झिझक को छुपाते हुए कहा, बिल्कुल प्रेसिडेंट, मुझे नहीं पता था, वरना मैं ऐसी गलती करता ही नहीं और मैं आपको वादा करता हूँ आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। तभी उसने राहुल की ओर देखा और कहा, बच्चे जाओ, मिस राशि को लेकर आओ। सिया अब तक बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। सिया ने राहुल की ओर देखा। राहुल डर के मारे पसीना पसीना हो चुका था, क्योंकि उसे अब भी डर लग रहा था कि कहीं सिया और राजवीर दादा के सामने ये ना बता दे कि राहुल ने सिया को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था। और सबसे बड़ी बात, अगर राहुल कभी भी किसी भी तरीके से ये जान जाता कि सिया राजवीर से कांटेक्ट में है या राजवीर को जानती भी है, तो वो ऐसा करने की गलती कभी नहीं करता। राहुल राशि को लेकर आया, जो वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। दरअसल राशि बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, क्योंकि ये लोग कितना भी पागलपन कर ले पर अपने पुराने आपराधिक तरीकों को नहीं अपनाएंगे। सिया ने राशि को देखा और उसकी ओर देखकर हल्की सी स्माइल की, जिससे राशि को थोड़ा चैन मिला। और तभी राजवीर ने दादा की ओर देखा और देखकर कहा, मेरा सिया के साथ में क्या रिश्ता है वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहता कि अब इसके बारे में किसी को भी पता चले। अगर पता चला तो राजवीर अपनी बात पूरी करता, इसके पहले ही दादा ने एक बड़ी ही चिकनी चुपड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा प्रेसिडेंट चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। राजवीर, और हाँ, एक बात और, सिया कभी भी क्रिएटिव सेंचुरी ज्वाइन नहीं करेगी, तो अपना समय और मेहनत बर्बाद करना बंद कर दो। दादा जी, जाहिर तौर पर अब मैं ये बात समझ चुका हूँ। इसके बाद में राजवीर सिया और राशि को लेकर वहाँ से निकल गया। दादा और राहुल पीछे से तीनों को जाते हुए देख रहे थे। दादा ने राहुल की ओर देखा और कहा, नेहा को हर जाने के तौर पर और ज्यादा पैसा दे दो और सिया को बदनाम करने की कोशिश करना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री ही छोड़नी पड़ जाए। पर दादा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में सिया और राजवीर अगर इतने करीब हैं, तो अब तक राजवीर ने सिया को ओबेरॉय इंटरनेशनल में क्यों नहीं लिया है, और अगर इतने करीब नहीं है तो सिया के लिए राजवीर खुद आया ही क्यों है। लेकिन एक बात और है, अब दादा को कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो चुका था कि पीछे से राजवीर ही सिया को हर तरह की सलाह दे रहा है। राहुल, पर दादा, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद थोड़ा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक चीज देखो, आखिर ये सिया है क्या चीज? सिर्फ एक मॉडल ही तो है, और राजवीर ओबेरॉय इसमें क्यों इंटरेस्टेड होगा? राजवीर ओबेरॉय को तो कोई भी लड़की मिल जाएगी जिस पर वो हाथ रख देगा, जिसे वो चाहेगा वो राजवीर से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और एक चीज सोचो, इस सिया में है ही क्या? ना तो बैकग्राउंड कोई खास है, सिर्फ एक आम सी मॉडल है। इसके अलावा उसकी हैसियत ही क्या है? दादा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि राजवीर सिया से शादी नहीं करेगा? राहुल, दादा, आप देख लेना, राजवीर शादी किसी और से ही करेगा। आज नहीं तो कल उसकी शादी होगी, और वो किसी बिजनेस टाइकून या किसी बड़े आदमी की लड़की से शादी करेगा, ताकि उसके बिजनेस को फायदा हो सके। सिया उसके लिए सिर्फ एक खिलौना होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जिस दिन राजवीर की शादी हो जाएगी, उस दिन हमारे पास में पूरा मौका होगा कि हम सिया से अपना बदला ले सकें। जैसे ही तीनों कार में बैठे, ये देखने के बाद में राशि ठीक ठाक है, उसे कोई चोट तो नहीं लगी, कार का माहौल बिल्कुल शांत था। सिया ने राजवीर की ओर देखा। राजवीर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सिया को लगा कि वो आराम कर रहा है, पर दरअसल राजवीर अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश कर रहा था।
सिया ने राजवीर के हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखा और उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, गुस्सा हो? राजवीर ने बस हाँ कहा। राजवीर अब अपना गुस्सा नहीं छुपा पा रहा था। सिया ने राजवीर की ओर देखा। राजवीर ने बिना सिया की ओर देखे कहा, तुमने मुझसे मेरे बॉडीगार्ड मांगे, तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं आकर तुम्हारी मदद करूं। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में जहां पर इतने खतरनाक लोग वहां पर बैठे हुए थे, तुम और मेरे बॉडीगार्ड सब मामला संभाल लेते, तुम लोग सारा काम कर लेते? तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि तुम्हें मुझे वहाँ पर बुलाना चाहिए? मैं तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं हूँ क्या? सिया, ऐसी बात नहीं है, पर आपको मुझे मेरी बात समझाने का एक मौका देना होगा। मेरी एक बार तो बात सुन लो। राजवीर चाहे कितने भी गुस्से में हो, पर वो सिया की बात सुनना चाहता था। इसीलिए उसने आंख खोली और सिया की ओर देखकर कहा, बोलो। सिया, कुछ साल पहले जब मैं फ्रांस में थी, उस समय मेरे साथ में एक मॉडल हुआ करती थी। हर तरह के शो करती थी क्योंकि उसे अच्छा करियर बनाना था, पर कहीं से वो एक बड़ी कंपनी के मालिक के कांटेक्ट में आ गई और उसके साथ में उसका अफेयर हो गया। सब जानते थे कि उस कंपनी के मालिक का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो एक तरह का साइको भी है। जब उस मॉडल ने उस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की तो वो साइको उसे परेशान करने लगा, और जब मॉडल के भाई ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उस साइको के गुंडों ने उसके भाई को चाकू मार के मार डाला और उस मॉडल को तब तक ड्रग खिलाए जब तक वो मर नहीं गई, और बाद में इसे कह दिया गया कि ये आत्महत्या हुई है। मरने से थोड़ा पहले उस मॉडल ने मुझे फोन किया था। मैं उसका फोन नहीं उठा पाई क्योंकि मैं शो के बीच में थी। मुझे इतना पछतावा हुआ उस बात का कि मैं अगर फोन उठा लेती तो शायद वो जिंदा होती, और इसीलिए जब मैंने ये सुना कि मेरी वजह से राशि मुसीबत में है तो मैं अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी और को दिक्कत हो, मेरी वजह से फिर किसी और को चोट लगे, और मैंने आपको इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जो उस मॉडल के भाई का हाल हुआ वो आपका हो। इस हादसे के बाद मैं बहुत सालों तक डर डर के काम करती थी, पर अब मैं डरती नहीं हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे कैसे काम करना है। राजवीर ने चुपचाप रहकर सिया की सारी बातें सुनी। जब सिया ने बोलना बंद किया तब राजवीर ने सिया की ओर देखा और कहा, मुझे पता है तुमने जो किया वो मेरे भले के लिए किया, पर एक बात समझ लो, इस तरीके से मेरा भला करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है किसको कैसे डील करना है, तो आइंदा अगर ऐसा कभी होता है तो सबसे पहले तुम मुझे फोन करना। मैं देख लूंगा कि किस चीज को कैसे संभालना है। राजवीर का गुस्सा देखकर सिया शांत रह गई और उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। राजवीर अभी भी गुस्सा था। सिया ने राजवीर को मनाने के लिए धीरे से उसके कान में कहा, ठीक है, आज रात को मिस्टर ओबेरॉय को हर वो चीज मिलेगी जो वो चाहेंगे, बस एक शर्त है, उन्हें गुस्सा खत्म करना होगा। मैं आपको गुस्सा नहीं देख सकती। राजवीर के पास में अब शांत होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। राजवीर, ठीक है, पर एक बात याद रखो, आज के बाद कोई सीक्रेट नहीं, तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगी। सिया ने राजवीर के गले लगते हुए कहा, तब तो मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। राजवीर, ठीक है, तो रोज एक एक करके बताओ। राजवीर और सिया की बात सुनकर राशि को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो इन दोनों के बीच में सब नॉर्मल है। वैसे पीयूष राशि का मजाक उड़ाना चाहता था, पर राशि के हाथ में नील का निशान देखकर उसे कुछ बोल नहीं पाया, पर फिर भी उसने माहौल को कुछ हल्का करने के लिए कहा, तुम इतनी बड़ी राक्षस हो, फिर उन लोगों ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? तुम्हें अपने इतने बड़े शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए था, फिर वो लोग तुम्हें लेकर ही नहीं जा पाते। राशि ने गुस्से में कहा, हाँ, हर कोई तुम्हारी तरह सूखा कांटा नहीं होता है। इन दोनों को आगे बैठकर नोक झोंक करता देखकर सिया को हंसी आ गई। इसी बीच में सिया ने चुपके से जल्दी से राजवीर के गाल पर एक किस किया। राजवीर ने घूर कर सिया की ओर देखा।
और इस बात की परवाह ना करते हुए कि उन दोनों के अलावा भी कार में 2 लोग हैं, राजवीर ने सिया को जोर से किस कर लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचकर दोनों सीधे अपने बेडरूम में गए। वहां पर दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारने की कोशिश की, पर राजवीर की शर्ट का बटन अटक गया। राजवीर ने सिया से कहा, कोई बात नहीं, आराम से खोलो। सिया ने हंसते हुए कहा, आराम से? देखो तो जरा, जल्दी किसको ज्यादा है। ये सुनते ही राजवीर ने अपनी शर्ट फाड़ दी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने में खो गए। जब दोनों थक कर बिस्तर पर लेट गए तब राजवीर ने सिया से कहा, मैंने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मिरेकल एंटरटेनमेंट के ऑडिशन के लिए कर दिया है, पर उसके पहले तुम्हें मेरे साथ में एक चैरिटी इवेंट में जाना है। सिया, ठीक है, पर मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं आया है, मैं आपके साथ किस हैसियत से जाऊंगी? राजवीर, तुम उसकी चिंता मत करो, पीयूष सारा इंतजाम कर देगा। सिया, ओके ठीक है। सिया ये कहकर राजवीर की बाहों में ही सो गई। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि नया एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।